नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई योगी सर में। और मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण ऐसा विषय है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसमें से सबसे ज्यादा अपन देखते हैं तो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट मेंस में हिंदी जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ साथ जैसे आपके एसआई की भर्ती होगी, पटवार हो गया, सीईटी हो गया, हाई कोर्ट एलडीसी हो गया, उन सब में भी हिंदी विषय या व्याकरण का महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है। और इसी के संदर्भ में अपन लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे और व्याकरण के पढ़ने के दौरान अपन लोगों ने स्वर पढ़ लिए थे और आज अपन क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। तो साथियों, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं अपन व्यंजन। बात करते हैं साथियों व्यंजन की। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? सामान्य सी बात है कि अंतःकरण से निकलने वाली प्राणवायु मुख विवर के किसी भी अंग को स्पर्श करके जब एक स्पॉट में ध्वनि उत्पन्न करती है, उस ध्वनि को अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा अगर याद नहीं होती है तो सरल भाषा में परिभाषा होती है और वो होती है कि स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं और परिभाषा है स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चारित, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है। अब कहीं कहीं अपन यह भी कह सकते हैं कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण और वर्ण के साथ साथ अपन क्या कह सकते हैं? ध्वनियां। इनको अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और कहा जाता है कि व्यंजन जो है, ये व्यंजन स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। तो इन्हें कहीं कहीं पर परतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? परतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि साहब व्यंजन कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सा, और कहा जाता है कि व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण। और बात करते हैं व्यंजन के सामान्य वर्गीकरण की, तो सामान्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं मूल व्यंजन। क्या बोलते हैं साथियों? मूल व्यंजन। फिर इसके बाद में दूसरा जो भाग होता है उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और तीसरा जो भाग होता है, उस तीसरे भाग को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इस प्रकार इन व्यंजनों को सामान्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है और यहीं से कहीं ना कहीं इनकी संख्या भी निर्धारित हो जाती है। बात करते हैं मूल व्यंजन, तो कहा जाता है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। बात आती है कि मूल व्यंजन 33 कौन कौन से होते हैं, तो इन मूल व्यंजनों को पुनः अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? इनको पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब बात करते हैं ये 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाग है, इस पहले भाग को अपन कहते हैं वर्गीय व्यंजन।
और बात करते हैं कि साहब वर्गीय व्यंजन, इन वर्गीय व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 25। फिर उसके बाद में दूसरा जो भाग आता है, इस दूसरे भाग को कहा जाता है और वो कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या मानी जाती है 4। फिर तीसरा जो भाग होता है, और उस तीसरे भाग को अपन क्या कहते हैं, उस तीसरे भाग को कहते हैं अपन ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं, तो अभी इनको डिटेल से देखते हैं। इससे पहले इधर आ जाते हैं, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4। 4 कौन कौन सी होती है, सबसे पहला संयुक्त व्यंजन अपने पास क्षय होता है, फिर इसके बाद में अपने पास त्रय होता है, फिर इसके बाद में जय होता है, और इसके बाद में अपने पास श्रेय होता है। यही इनका निर्माण देख लेते हैं कि ये बनते कैसे कैसे हैं या किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो साथियों, संयुक्त व्यंजन का मतलब ही होता है कि दो विभिन्न व्यंजनों से मिलकर बने जो नवीन व्यंजन है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसका निर्माण होता है आपके पास में क धन से, फिर इसका होता है तय धन र से, फिर उसका होता है जय धन य से, फिर होता है इसका स धन र से। इस प्रकार इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। और बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों की, तो इनकी संख्या अपने पास कितनी है, 2 है। ये कौन कौन से होते हैं, तो ये एक आपके पास में ड होता है, और एक आपके पास में क्या होता है, ढ होता है। इन उत्क्षिप्त व्यंजनों को कहीं न कहीं अपन क्या कह सकते हैं, इन्हीं को अपन द्विस्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, द्विस्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और इन्हीं व्यंजनों को ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। और इन्हीं को अपन एक नाम और दे सकते हैं, और वो देते हैं द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन भी कह सकते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि 33 ये हो गए, फिर 4 ये हो गए, और फिर उसके बाद में 2 ये हो गए, यानी कि 33 और 4 37, और 2 आपके पास में ये आते हैं, तो 39 के आसपास हो जाते हैं। मगर अधिकतर अपन जो किताबें पढ़ते हैं, जिसमें अपनी NCERT और RBSC की किताबें हैं, इन सब में व्यंजनों की संख्या 33 दे रखी है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो एक वर्गीय व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक ऊष्म व्यंजन होता है। इनके साथ साथ संयुक्त व्यंजन होते हैं, और इन्हीं के साथ साथ अपने क्या होते हैं साहब, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। बात सारे व्यंजनों को देखते हैं, तो ये सारे व्यंजन होते कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, तो इनको अपन देखते हैं। तो अब ये जो 33 व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, इनकी बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, अब अपन देखते हैं कि साहब ये व्यंजन कौन कौन से हैं। आखिरकार ये कौन कौन से व्यंजन हैं जो 33 हैं, इनको अपन बड़े डिटेल से देखते हैं। हाँ जी साथियों, तो बात करते हैं अपन ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास में आता है क, फिर आता है चय, टय, तय और पय। देखिए साथियों, सब लोग इनको याद करते हैं, तो कैसे याद करते हैं, क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, ये, ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, है। इस प्रकार से याद करते हैं। मगर साथियों, थोड़ा अपनी इस शैली को बदलिए, क्योंकि अपन एकेडमिक या स्कूली शिक्षा को नहीं पढ़ रहे, अपन कंपटीशन वाले क्लासेस को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा अपना
परिवर्तन कीजिए, चेंज कीजिए ताकि अपने लिए वो आसान बन जाए। और इसी शैली में आप याद करने का प्रयास कीजिए। पहला है क, च, ट, त, प, फिर उसके बाद में आता है ख, छ, ठ, थ, फ। क्या आता है? ख, छ, ठ और थ, फ। फिर आता है ग, ज, ड, द और ब। फिर इसके बाद में आता है घ, झ, ढ, ध और भ। फिर आता है अंग, य, ण, न और म। फिर इसके बाद में आता है आपके पास में य, र, ल, व। फिर आता है स, स और है। अब साथियों अपन इनको देखते हैं तो ये 33 हैं। बात करते हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपके कैसे मैं तक है, कहाँ से कहाँ तक है, कैसे मैं तक हैं। ये कैसे मैं तक वाले हैं, इनकी संख्या आती है 25 और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। फिर इसके बाद में ये रलव है, ये 4 हैं। ये अपने पास में आते हैं क्या? इनको अपन कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं साथियों? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है इनको अपन बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार व्यंजन के सामान्य परिचय में अपन देखा था कि साहब सबसे पहला वर्गीय व्यंजन आता है, फिर उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आता है, फिर उसके बाद में ऊष्म व्यंजन आता है। ये सारे मिला करके अपने क्या कहलाए थे? मूल व्यंजन कहलाए थे। क्या कहलाए थे? मूल व्यंजन कहलाए थे। और फिर इसके बाद में अपन ने देखा था वो थे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन अपन ने जो देखे थे वो 4 देखे थे। कौन कौन से थे वो? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था वो देखा था उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या देखा था? उत्क्षिप्त व्यंजन। उनकी संख्या अपने पास 2 थी। वो एक तो ड था और एक ढ था। साथियों जानकारी के लिए बता दूं कि ड और ढ ये दोनों अलग हैं और ड और ढ ये दोनों अलग हैं। इस प्रकार अपने व्यंजन टोटल कितने हो जाते हैं? मूल व्यंजन अपने पास में 33 हो गए थे। फिर इसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन हुए और 2 क्या हुए? उत्क्षिप्त व्यंजन हुए। अब इसके साथ साथ ये आपका व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण था। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि व्यंजन के सामान्य वर्गीकरण के बाद में एक दूसरा वर्गीकरण और आता है और उस दूसरे वर्गीकरण का नाम है वो है उच्चारण के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों आगे देखते हैं अपन उच्चारण के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण को अपन देखते हैं तो इनको पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है। और 2 भाग कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? तो देखते हैं विद्यार्थियों, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। किसके आधार पर व्यंजन? उच्चारण के आधार पर व्यंजन। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो साथियों ये 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग, और पहले भाग का नाम है उच्चारण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। और दूसरे भाग का नाम है, उस दूसरे भाग का नाम है उच्चारण प्रयत्न
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। किसके आधार पर? पहला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन और दूसरा आता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। साथियों, कहा जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है, इन उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है, इनको पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो कहा जाता है ये 2 भाग हैं, जिसमें एक होता है जिसको बोलते हैं अपन बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। किसके आधार पर? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो सबसे पहले विद्यार्थी अपन उधर का देखते हैं, और ये क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। बात करते हैं कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग होता है जिसका नाम है कंठ कंठ्य व्यंजन। दूसरा भाग है उसका नाम है तालव्य व्यंजन। तीसरा भाग है उसका नाम है मूर्धन्य व्यंजन। चौथा भाग उसका नाम है दंत्य व्यंजन। और 5वां भाग है उसका नाम क्या है? ओष्ठ्य व्यंजन। तो विद्यार्थियों, इसी वर्गीकरण के आधार पर अपन पहला वर्गीकरण देखते हैं, उसका नाम है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को विस्तार पूर्वक देखने के लिए अपने को इस भाग को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और थोड़ा इसको देख लेते हैं। बात करते हैं वो कैसे है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, और वो देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। किसको देखते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को देखते हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित किया गया। इस 5 भाग को देखने से पहले विद्यार्थियों आपको एक छोटा सा चित्र देखना होगा, जिससे अपने को आसान से समझ में आ जाएगा। अपन ने इस प्रकार का चित्र कहीं न कहीं विज्ञान विषय में भी पढ़ा होगा या देखा होगा, बस उसी का अपन प्रयास कर रहे हैं। कैसा बनता है, क्या बनता है, वो देखते हैं। एक इस प्रकार का अपन चित्र देखते हैं, और अपन देखते हैं कि अपने इधर से प्राण वायु आती है, जो सबसे पहले इस वाले भाग में आकर टकराती है। ये नंबर 1 है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक इस प्रकार की अपने संरचना होती है, और उस संरचना में ये वाला जो भाग होता है, ये दूसरे नंबर का भाग होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। फिर इसके बाद में तीसरे वाले भाग की बात करें तो यहाँ एक भाग देखने को मिलता है, जो अपने क्या है, दांतों के ऊपर वाली भाग होता है, या इधर दांतों के नीचे वाला भाग होता है। इसे अपन बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं साथियों? मूर्धा। यानी अपने क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। फिर उसके बाद में अपने क्या होते हैं? सुंदर सुंदर से दांत होते हैं, जिसे अपन दंत्य भी बोलते हैं। और ये तीसरे नंबर का भाग होता है, ये चौथे नंबर का भाग होता है। और इसके बाद में सुंदर सुंदर लाल लाल अपने क्या होते हैं? होठ है। इनको अपन क्या बोलते हैं? ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ये चौथा भाग है। का 5वां भाग है। कहते हैं साथियों, इन्हीं 5 अंगों से जब स्वर कहीं न कहीं स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, तो उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं? उन्हीं को ही अपने वर्गीय उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थी, जैसे सबसे पहले प्राणवायु यहाँ आई। यहाँ से आकर के पहली बार जब ये प्राणवायु आई और कहाँ टकराई? कंठ पे टकराई। कंठ पे टकराई तो सबसे पहला जो व्यंजन बनता है उसे अपन बोलते हैं कंठीय व्यंजन। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? कंठीय व्यंजन बोलते हैं। बात करते हैं कि कंठीय व्यंजन आखिरकार कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंठीय व्यंजन से उच्चरित होने वाले जो हैं वो हैं आपका क वर्ग। कौन होता है विद्यार्थियों? क वर्ग होता है। क वर्ग में कौन आएगा? आपका एक क आएगा, क के साथ में ख आएगा,
ख के साथ में ग आएगा, ग के साथ में बड़ा घ और अंग आएगा। क्या आएगा? बड़ा घ और अंग आएगा। फिर इसके बाद में दूसरा आता है आपके पास है, और दूसरा आता है जिसका नाम है, वो है साहब आपका तालव्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन? तालव्य व्यंजन। बात करते हैं तालव्य व्यंजन का मतलब इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आ गया? तालु आ गया। तो तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन में आता है च वर्ग। कौन आता है? च वर्ग आता है। और च वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे? च, छ, जय, जय और ये। फिर तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा अपने पास आता है, वो तीसरा क्या है? मूर्धा है। तो व्यंजन बन जाएगा मूर्धन्य है व्यंजन। क्या बन जाएगा साथियों? मूर्धन्य व्यंजन बन जाएगा। और बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं आपके, आता है वो आता है आपका ट वर्ग। कौन आता है? ट वर्ग। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण, ये 5 वर्ण आ जाते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 4 पे अपने पास आता है दंत। तो नंबर 4 पे अगले व्यंजन बनते हैं, उनका नाम है दंतीय व्यंजन। क्या नाम है विद्यार्थियों? दंतीय व्यंजन। और ये कौन सा वर्ग होता है? ये होता है आपके पास में तय वर्ग। कौन सा वर्ग होता है? तय वर्ग। और तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न। फिर इसके बाद में 5 पे आता है ओष्ठ। और इसी 5वें वाले भाग को कहते हैं कौन से व्यंजन? ओष्ठ्य व्यंजन। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन। और ओष्ठ्य व्यंजन में कौन कौन हो जाते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन में आ जाते हैं अपने पास में, वो आता है प वर्ग। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और मैं। ये इस प्रकार अपने पास में ये 25 व्यंजन हो जाते हैं। मगर आप तो कहते हैं सर व्यंजनों की संख्या तो 33 है। बिल्कुल साथियों 33 है। तो फिर बाकी व्यंजन कहाँ से उच्चरित होते हैं? तो अपन देखते हैं कि साहब इनके बाद में अपने पास में ये वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। इन वर्गीय व्यंजन के बाद में अपने पास में एक आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन आते हैं विद्यार्थियों? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इन अंतस्थ व्यंजनों की अपन अगर बात करें तो ये अपने पास में 4 होते हैं, य, र, ल और व। इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो इनके उच्चारण स्थान में बात करें तो ये का उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है, र का उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है, ल का उच्चारण स्थान होता है वो दंत्य होता है, और इसके साथ साथ में व का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? व का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। फिर इसके बाद में अपने को और व्यंजन देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो साहब इनका उच्चारण स्थान, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनका उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? तो अपने पास ये होते हैं स, स, स और है। इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसको अपन कौन सा स बोलते हैं? तालव्य स बोलते हैं। तालव्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, और इसको बोलते हैं दंत्य स। इसका मतलब ये तीनों आ गए। फिर ये होता है कंठ्य। कौन होता है? कंठ्य होता है। इस प्रकार है की बात करें तो कहाँ आ जाएगा? कंठ्य में आ जाएगा। फिर तालव्य में स आ जाएगा, मूर्धन्य में ये वाला स आ जाएगा, और दंत्य में ये वाला स आ जाएगा। यहाँ ये ऊपर आ जाता है। इस प्रकार व्यंजन का पहला वर्गीकरण हो जाता है। और इस पहले वर्गीकरण को अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। तो साथियों आज अपन ने देखा, जिसमें सबसे पहले देखा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन की परिभाषा के बाद में अपन ने देखा कि व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण क्या होता है। सामान्य वर्गीकरण में अपने मूल व्यंजन देखे थे, फिर उसके बाद में संयुक्त व्यंजन देखे थे, उसके बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन देखे थे। फिर इसके बाद में अपन ने जो मूल व्यंजन है उस मूल व्यंजनों को देख के देखा था। तो कचड़तप होता है, कचड़तप होता है, गजड़दब होता है, गजड़दब होता है, अंग यण में अंग य, अंग ये ण न और मैं होता है। और फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? फिर उसके बाद में अपन देखा था अंतस्थ व्यंजन जो ये र ल व होते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने ऊष्म व्यंजन देखा था जो वो क्या होता है? स है होता है।
फिर उसके बाद में उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन देखे थे, और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है उनको अपन एक चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास किया। तो जिसमें अपन देखा था कि प्राणवायु सबसे पहले कंठ में टकराती है तो उसे अपन कंठीय व्यंजन कहते हैं। फिर तालु में टकराती है तो उसे अपन तालव्य व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद में मूर्धा में टकराती है तो उसे अपन मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन दंत में आके टकराती है तो उसे दंत्य व्यंजन कहते हैं। और फिर लास्ट में ओष्ठ्य से टकराती है उसे अपन वोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ये अगर पांचों वर्ग देखे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग, ये तो वर्गीय व्यंजन थे। मगर अपने पास में तो 33 व्यंजनों में अपने पास में तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी थे। तो अंतस्थ व्यंजन में 4 थे, ये, र, ल, व। इनका उच्चारण स्थान सबसे पहला जो अंतस्थ व्यंजन में उच्चारण स्थान ये का स, ये का तालव्य है, र का मूर्धन्य है, फिर ल का दंत्य है और व का ओष्ठ्य है। फिर इसके साथ उसमें देखा 4 से होते हैं, एक दंत्य से होता है, एक मूर्धन्य से होता है, एक आपके पास में तालव्य से होता है। दंत्य से की बात करें वो दंत्य व्यंजन में होता है जिसे अपन सड़क वाला स भी कहते हैं। फिर उसके बाद में मूर्धन्य स की बात करें, मूर्धन्य स ये वाला होता है जिसे अपन षटकोण वाला स भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में आपके पास में ये होता है जिसे अपन तालव्य स कहते हैं, इसको अपन संकर वाला स भी कहते हैं। इस प्रकार आपके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो जाता है। तो साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। व्यंजन कैसे लगे जरूर बताना, और इनका जो दूसरा पार्ट है जिसे अपन कहते हैं उच्चारण के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, और उच्चारण के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को अपन ने 2 वर्गों में बांटा था। एक वर्ग था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, और दूसरा वर्ग था जिसे अपन ने बांटा था और दूसरे वर्ग में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं जो अपने पास में ये आ गए थे। इसके बाद में दूसरा जो था अपने पास में, और वो था आपके कौन सा, जिसको अपन बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन और बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो अपन कल उनमें से वर्गीकरण को देखेंगे जिसमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से होते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।